बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कास्टर केल्नर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि जिसके ज़रिए दो इंतहाई अहम कंपाउंड की प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें से एक कास्टिक सोडा NaOH है और दूसरा क्लोरीन गैस यानी Cl2। तो जब मैं इस प्रोसेस को आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं NaOH की प्रिपरेशन के हवाले से इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर ये टॉपिक आपके लिए क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन के हवाले से आ जाए तो जस्ट हेडिंग को चेंज कर लीजिएगा और ये टॉपिक उसके लिए भी ऐसे ही लिखा जाएगा। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली हेडिंग के ज़रिए बात समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई कास्टिक सोडा या फिर आप कह लीजिए क्लोरीन गैस, उसको बनाया जाता है किसमें? कास्टर केल्नर सेल में। और तरीक़ार ये होगा कि हम बोरान की क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब ये जो कास्टर केल्नर सेल है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है या ये कैसे बना हुआ होता है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेल, कौन सा सेल? कास्टर केल्नर वाला सेल। ये कंसिस्ट करेगा दो चैम्बर या दो कंपार्टमेंट्स पर, जिसमें से एक क्या है? अपर कंपार्टमेंट या फिर अपर चैम्बर। अब ये जो आपका अपर कंपार्टमेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस का अंदाज़ वही है जो अब तक हम करते हुए आए हैं कि आपको पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा समझ लो कि ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि स्टील से बनाया गया है। इसमें एनोड क्या है? टाइटेनियम के ब्लॉक। सवाल ये पैदा होता है, अभी तक तो ग्राफाइट था यानी कार्बन था, अब यहाँ पे टाइटेनियम क्यों आ गया? तो इसका जवाब अगले पॉइंट में है, क्योंकि यहाँ पे कैथोड क्या है? कैथोड है फ्लोइंग लेयर ऑफ मर्क्यूरी। अब ज़रा सोचो, मर्क्यूरी क्या है? एक लिक्विड मेटल, आप उसको फ्लो करवा रहे हो और अपने फ्लो के दरमियान वो कितना ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट करेगी। तो जब मर्क्यूरी इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रही है तो बेटा फिर आप सोचिए, ग्राफाइट वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, तो इतने प्रेशर को ग्राफाइट के ब्लॉक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि मर्क्यूरी की वजह से हमने यहाँ पर एक मजबूत तरीन मेटल टाइटेनियम का इंतखाब किया है और इसके ब्लॉक को इस प्रोसेस में हमने यहाँ पर यूज़ किया है। देन उसके बाद बारी आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बोरान। और आप और हम ये बात जानते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि बोरान दरअसल क्या है? ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है। और ये भी फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? कि जिस डायरेक्शन में हम मर्क्यूरी को फ्लो करवा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसने भी फ्लो करना है थ्रू आउट द सेल। अब उसके बाद कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि जो एनोड और कैथोड है उसको आपस में एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है सर्कुलेटिंग मर्क्यूरी डायफ्राग्राम के ज़रिए। यानी यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी है और ये जो सर्कुलेट कर रही है, ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम कर रही है। क्या मतलब? हम ये बात जानते हैं कि डायफ्राग्राम का मतलब होता है एक पोरस मटेरियल, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो? बारीक बारीक छोटे से सुराख हो, यानी क्या हो? बारीक बारीक छोटा सा एक रास्ता। किसके लिए? किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ताकि वो रास्ता हुआ इसमें से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। तो जब मर्क्यूरी ऐसा बिहेवियर यहाँ पे करेगी तो इससे होगा ये कि जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होनी है वो आपस में मिक्स नहीं हो सकेंगे। आपको याद होगा कि जब आपने नेल्सन सेल को डिस्कस किया था तो उसमें भी इसी तरीके की एक सिचुएशन आई थी, ठीक है। वहाँ पर भी हमने क्या किया था? डायफ्राग्राम को यूज़ किया था, ताकि उसमें से क्या हो? सोल्यूशन का रसाव हो एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ। सेल यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, और दूसरे हिस्से में होगा ये कि जो एमलगम, एक एलॉय जो इस प्रोसेस में फॉर्म होगा, उसको क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइज करवाएंगे। आप स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि वाटर सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और एज अ रिएक्टेंट भी बिहेव कर सकता है। और वाटर जब एज अ रिएक्टेंट बिहेव करे तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम एमलगम को क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइज करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? NaOH। और ये जो लोअर कंपार्टमेंट है ना, इसको एक ख़ास नाम भी दिया गया है, और नाम क्या है? डिनेटर। और ये बात MCQ में आप लोग से पूछ ली जाती है, तो इस बात को आपने याद रखना है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन के सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, अब इसको डायग्राम के ज़रिए आपको समझा देते हैं, और ये है डायग्राम आपके सामने। तो डायग्राम देखने के बाद आप लोग कहेंगे सर क्या बात है, मतलब क्या अमेजिंग डायग्राम है। लेकिन सर क्या आपको पता है कि डायग्राम हमें पेपर में बनानी होती है? तो आप ज़रा समझाएंगे कि इस डायग्राम को आखिर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो यकीनन ये डायग्राम हादसाती तौर पे आपके सामने नहीं रखी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में ये डायग्राम मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने इसको कैसे बनाना है, क्योंकि इस डायग्राम के जब हर स्टेप को आप देखेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा।
तो बेटा ये नेक्स्ट स्लाइड है और नेक्स्ट स्लाइड में इस डायग्राम को ज़रा बनता हुआ देखो कि अपर कंपार्टमेंट आपने कैसे बनाना है। और दरअसल मैं यहाँ पे टॉपिक भी समझा रहा हूँ और डायग्राम को भी आपके सामने सिस्टमेटिक वे में बनता हुआ भी शो करूँगा। तो सबसे पहले ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने पीछे डायग्राम में देखा कुछ ओपनिंग्स रखनी है। ये आ गई आपकी ओपनिंग्स, ठीक है। इस ओपनिंग्स में क्या है, आपने एनोड और कैथोड को शो करना है। तो एनोड क्या था आपका, टाइटेनियम के ब्लॉक, ये आ गए यहाँ पर। फिर कैथोड क्या है, मूविंग मरकरी, जिसको आपने यहाँ पे शो कर दिया। फिर इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट को, और आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस प्रोसेस में ब्राइन है। तो इस एंड से हम यहाँ पर ब्राइन की एंट्री करवाएंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं वर्किंग को। वर्किंग में हम ये बात बताएंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा तो NaCl क्या हो जाएगा, डीकम्पोज, किसमें, सोडियम पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड नेगेटिव आयन में। क्लोराइड क्योंकि नेगेटिव आयन है तो जाहिर सी बात है मूव कर जाएगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और एनोड पे जाके जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वहाँ जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है, इसने वहाँ जाके क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो फिर हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। फिर बात रह जाती है सोडियम पॉजिटिव आयन की। अब सोडियम पॉजिटिव आयन वो रिड्यूस हो जाएगा मरकरी कैथोड पर जाकर, और जब ये मरकरी कैथोड पर जाकर रिड्यूस होगा तो वहाँ पर ये मरकरी से मिल जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि जब दो मेटल्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद अपना सोल्यूशन बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं एलॉय का। तो यहाँ पे सोडियम और मरकरी का इस तरीके से मिल जाना एक एलॉय को फॉर्म करेगा, और इस एलॉय का नाम है क्या, सोडियम एमलगम। फिर ये सोडियम एमलगम आगे जाकर यानी वही डिनोमिनेटर में जाकर क्या करेगा, हाइड्रोलाइज यानी वाटर से रिएक्शन देगा, और फिर वाटर से रिएक्शन देने के बाद NaOH की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इतने हिस्से की हम इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आयनाइजेशन वाला हिस्सा आ गया। आयनाइजेशन वाले हिस्से में NaCl डिकम्पोज होगा, जिसमें वो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन को फॉर्म करेगा। क्लोराइड नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन करेंगे एनोड पर, जिसकी मदद से क्या होगा, क्लोरीन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। जबकि जो सोडियम मेटल है वो रिड्यूस हो जाएगा मरकरी पर, जिसके ज़रिए क्या फॉर्म हो जाएगा, एक एलॉय, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सोडियम एमलगम का। फिर अब ये एमलगम अगले कंपार्टमेंट यानी लोअर कंपार्टमेंट तक मूव कर जाएगा, जबकि यूज्ड ब्राइन वो यहाँ इस एंड से बाहर आ जाएगा। अब ये जो एमलगम नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जा रहा है डिनोमिनेटर में, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट कंपार्टमेंट में होगा ये कि एमलगम मूव करेगा, जिसको हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि एमलगम अब जाएगा दूसरे चेंबर में, जिसका नाम क्या है, डिनोमिनेटर, जहाँ हम इसको क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी मदद से NaOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। इक्वेशन आपके सामने है और इस इक्वेशन में आप देख लीजिए कि आपके पास तीन प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक प्रोडक्ट क्या है, NaOH, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस, और तीसरा प्रोडक्ट क्या है, ये मरकरी बिल आखिर सोडियम से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपका एमलगम जाएगा दूसरे चेंबर में, जिसका नाम क्या है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में जब ये एमलगम आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम एक एंड से वाटर को एंटर करवा देंगे। जब वाटर इस चेंबर में आएगा तो फिर रिएक्शन होगा, जैसा कि यहाँ केमिकल इक्वेशन में हमने शो किया, और इस रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, जबकि NaOH वो राइज करेगा, और फिर राइज करने के बाद हम उसको ऊपर की सतह से कलेक्ट करते रहेंगे। फिर क्या होगा, ये आपका मरकरी, ठीक है, ये मरकरी मेटल सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद ये पंप की मदद से दोबारा ऊपर कंटेनर की जानिब वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से मरकरी साइकिल कंटिन्यू रहेगी, यानी कि अपर चेंबर से ये एमलगम बना के लोअर चेंबर में यानी डिनोमिनेटर में आएगी, और फिर डिनोमिनेटर से फ्री हो जाने के बाद दोबारा पंप के ज़रिए ये वापस पहुंचा दी जाएगी, किसमें, अपर चेंबर में, ठीक है। अब इसी बात को हम एक और अंदाज से समझ लेते हैं, ठीक है। एक और एनिमेशन आपके लिए बनाई है इस रिएक्शन की, ताकि आप इसको और अच्छे अंदाज से समझ लें। और वो अंदाज ये है कि बेटा ये जो NaCl है, ये NaCl देखें यहाँ फर्स्ट चेंबर में आएगा, और फर्स्ट चेंबर में आने के बाद आपको पता है क्या होगा कि क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन होगी। ये देखिए क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन हो गई। फिर क्या हुआ कि सोडियम मेटल रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद मरकरी के साथ मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, सोडियम एमलगम की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए सोडियम एमलगम की फॉर्मेशन हुई और ये मूव कर गया डिनोमिनेटर की तरफ।
फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, वाटर से रिएक्शन होगा, इसके नतीजे में NaOH, हाइड्रोजन गैस और मर्क्यूरी ये हमें हासिल हो जाएगी। तो देखें वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा, सबसे पहले OH नेगेटिव आयन सोडियम के साथ मिलकर NaOH की फॉर्मेशन करेंगे। देन उसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जबकि मर्क्यूरी फ्री हो जाने के बाद मूव कर जाएगी दोबारा अपर कंपार्टमेंट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनिमेशन की मदद से भी आपको ये प्रोसेस बेहतर अंदाज से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इस प्रोसेस की फ्लो डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। और बेटा ये है फ्लो डायग्राम कि आपने NaCl को लेकर आए, जिसने क्या किया, आयनाइजेशन की, और आयनाइजेशन के साथ क्लोरीन गैस यहाँ से सेपरेट हो गई। आयनाइजेशन के नतीजे में सोडियम मेटल आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने एमलगम को फॉर्म किया। वो एमलगम जो कि क्या है, सोडियम और मर्क्यूरी का सॉल्यूशन, वो क्या करेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा जहाँ वाटर की एंट्री होगी और उस वाटर की एंट्री के साथ NaOH की फॉर्मेशन हो जाएगी विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ NaOH की फॉर्मेशन के साथ मर्क्यूरी वो दोबारा रिकवर होगी और रिकवर करने के बाद दोबारा पहुँचा दी जाएगी किसमें, आयनाइजेशन चेंबर में, या आप कह लीजिए अपर कंपार्टमेंट में। तो बेटा इस प्रोसेस में क्योंकि आपने मर्क्यूरी यूज़ की है और जहाँ इस प्रोसेस कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं, और नुकसानात इस प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। तो अगर आप डिसएडवांटेज को डिस्कस करें तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप एक मेटल को क्या कर रहे हैं, पंप करवा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि आपका इन्वायरमेंट मर्क्यूरी के वेपर की वजह से क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। और मर्क्यूरी ह्यूमन लाइफ के लिए, सी लाइफ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, डेंजरस है। यही वजह है कि इस प्रोसेस को वर्ल्ड वाइड अब इस्तेमाल बहरहाल नहीं किया जाता और इस प्रोसेस को अब रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत सारे मुख्तलिफ अहम प्रोसेस में से एक प्रोसेस है जिसको यकीनन हमने और आपने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोसेस समझाने के लिए मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आई होंगी। बेटा इन फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।